अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हैदर रमज़ान एंड यू आर वाचिंग HR फिज़िक्स एकेडमी। आज हम एक नए क्लास की जर्नी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ क्लास 10th की। अभी तक क्लास 11th के 1-2 लेक्चर्स हो गए हैं, क्लास 12th के भी 1-2 लेक्चर्स हो गए हैं, बट दिस इज़ द फर्स्ट लेक्चर फॉर क्लास 10th। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th पे भी। तो आज हम बात करने वाले हैं आज लाइट पे, जो कि पहला चैप्टर आपके किताबों में दिया हुआ है। आज हम इसी लाइट पे इंट्रोडक्शन देने वाले हैं बिल्कुल डिटेल के साथ। तो अगर हम लाइट का बात करें तो इस लाइट का कंसेप्ट आपको क्लास 12th में मिलने वाला है। सो चाहे आप क्लास 10th में हो, 11th में हो या क्लास 12th में हो, ये तीनों क्लासेस के लिए इंट्रोडक्शन होगा, बट स्पेशली दिस इंट्रोडक्शन इज गोइंग फॉर क्लास 10th ओनली। अब बात ये है, अगर 11th और 12th वाले अपने बेस को स्ट्रांग करना चाहते हैं तो वो इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे लाइट पे। लाइट पर जानने के लिए सबसे पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड की जानने की कोशिश करेंगे, यानी हिस्ट्री पे भी थोड़ा सा एक नज़र डालेंगे। तो किताबों में लिखा गया है ये जो लाइट है इसके बारे में काफ़ी सालों तक कुछ साइंटिस्ट्स के बीच में कंट्रोवर्सी रही थी। अब ये कंट्रोवर्सी किस बात पे थी, झगड़ा किस बात पे था, वो और किस किस के बीच में था, वो सारी की सारी डिटेल मैं आज आपको बताने वाला हूँ। अगर हम 17th सेंचुरी की बात करें तो 17th सेंचुरी में बताया जाता है एक तरफ न्यूटन था और दूसरी तरफ था हाइजीन। ये वो दो साइंटिस्ट्स हैं जिनके बारे में लिखा गया है। इनके बीच में काफ़ी सालों तक कंट्रोवर्सी रही थी। कंट्रोवर्सी इस बात पे थी, असल में नेचर ऑफ लाइट को जानना था। यानी नेचर ऑफ लाइट क्या है, लाइट कैसे बिहेव करती हैं, लाइट कैसे चलती हैं, इसी को जानना था। तो इसको जानने के लिए जब न्यूटन ने रिसर्च किया, जब न्यूटन ने एक्सपेरिमेंट की, जब न्यूटन ने लाइट के बारे में डिस्कवरी की, तो उसने ये देखा है कि इसमें पार्टिकल नेचर मौजूद हैं। तो उसने दुनिया को यही बात कह दी कि जो लाइट है इसमें पार्टिकल बिहेवियर है, यानी पार्टिकल्स कंटिन्यूसली निकलते रहते हैं। लेकिन आफ्टर सब टाइम जब ये जो हाइजीन है ये फील्ड में आ गया, जब उन्होंने रिसर्च किया, जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट की लाइट के बारे में जानने की कोशिश की, तो उसने कोई पार्टिकल नेचर नहीं देखा है। वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, बल्कि उसने कुछ और देखा है। इसका कहना है इसमें वेव नेचर मौजूद है, इसमें कोई पार्टिकल नेचर मौजूद नहीं है, ये कहना था हाइजीन का। तो न्यूटन का कहना था पार्टिकल नेचर, लेकिन हाइजीन का कहना है इसमें वेव नेचर। दोनों का कंसेप्ट अलग अलग है। तो इसी बात को लेकर के इन दो साइंटिस्ट्स के बीच में काफ़ी सालों तक कंट्रोवर्सी रही थी। इवन ये लिखा गया है ये जो कंट्रोवर्सी हैं ये लगभग 100 साल तक कंटिन्यूसली रही थी। उसके बाद में कुछ और साइंटिस्ट भी इस फील्ड में आते हैं। अगर हम बात करें प्लांक की, कहा जाता है प्लांक ने जब यहाँ पर एंट्री मारी तो प्लांक ने क्या देखा, प्लांक ने प्रूव करके दिया है इसमें पार्टिकल नेचर ही मौजूद हैं, जिसके बारे में पहले ही हमें न्यूटन ने बताया था कि ये जो लाइट है इसमें पार्टिकल बिहेवियर हैं। बट इतना ही नहीं, कुछ और साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने वेव नेचर निकाला था हाइजीन की तरह, जिन्होंने प्रूव करके दिया इसमें वेव नेचर मौजूद हैं। और इन दो साइंटिस्ट्स के अलावा भी कुछ और ऐसे साइंटिस्ट्स आए थे जिन्होंने पार्टिकल नेचर निकाला था। कहना मेरा यह है कि दोनों नेचर देखने को मिल रहे हैं। इस ग्रुप का कहना है इसमें वेव नेचर है और इस ग्रुप का कहना है इसमें पार्टिकल नेचर मौजूद है। सो अगर हम मॉडर्न फिजिक्स की बात करें, यहाँ प्रेजेंट ज़माने की मैं बात करूँ, तो हम प्रेजेंट में मान लेते हैं इसमें ड्यूअल नेचर मौजूद हैं। आज हम ड्यूअल नेचर को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ड्यूअल नेचर मीन्स इसमें पार्टिकल नेचर भी हम मान रहे हैं, इसमें वेव नेचर भी हम मान रहे हैं। हम दोनों नेचर को एक्सेप्ट कर रहे हैं। हम दोनों नेचर को इसलिए एक्सेप्ट कर रहे हैं क्योंकि कुछ ऐसे जब रिसर्च किया गया है, जब कुछ डिस्कवरी की गई है, तो ऐसे फिनोमिना हमें देखने को मिल रहे हैं जिनमें लाइट जो है वो पार्टिकल बिहेवियर दिखा रही हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी फिनोमिना हमें देखने को मिल रहे हैं जहां पर लाइट जो है वो वेव नेचर दिखा रही हैं। यानी कभी कभी इसको पार्टिकल नेचर दिखाना पड़ता है और कभी कभी इसको वेव नेचर दिखाना पड़ता है। इसीलिए हम दोनों नेचर को एक्सेप्ट कर रहे हैं। आज के ज़माने हैं हम मान रहे हैं लाइट जो
है इसमें दोनों नेचर मौजूद हैं। इन लोगों ने जो पार्टिकल नेचर देखा था वो भी सही है और इन लोगों ने जो वेव नेचर निकाला था वो भी सही था। इसलिए वो अपने दोनों जो ग्रुप हैं वो अपने अपने पॉइंट पे स्टैंड थे। तो हम आजकल दोनों नेचर को एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसका प्रूफ आपको बिल्कुल क्लास 12th में मिलेगा, जहां पर आपको पता चल जाएगा किस तरह से पार्टिकल नेचर होता है और किस तरह से वेव नेचर होता है। इसका जवाब आपको क्लास 12th में प्रूफ के साथ मिलेगा। बट टिल दैट आपको यही याद रखना है, ये जो लाइट है इसका ड्यूअल नेचर हम आजकल एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब अगर हम लाइट की तरफ आए तो अगर हम लाइट के बारे में आपको इंट्रोडक्शन देंगे तो पहले हम एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझाना चाहते हैं असल में लाइट होती क्या है। सपोज कर लो दिस इज योर रूम, यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, ऑन ऑफ यानी स्विच लगा हुआ है, यहाँ पर एक बल्ब लगा हुआ है आपको रूम पर, ये जो बल्ब है, और यहाँ पर कुछ ऐसे चीज़ें हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट जो भी होगा आपके रूम में पड़े हुए हैं। अब यहाँ पर मान लो आप खुद खड़े हैं, यहाँ पर आप खुद बैठे हुए हैं, इस तरह से मान लो आप यहाँ पर हो। सपोज कर लो अगर कोई आपसे पूछे आपके रूम में जिस टाइम अंधेरा होगा यानी बाहर से कोई भी रोशनी नहीं आ रही है, आपका रूम का जो बल्ब है वो भी बंद पड़ा हुआ है, उस टाइम अगर आपसे कोई पूछ लेगा क्या आप बता सकते हो आपके रूम में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, चाहे लैपटॉप हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे बुक हो, चाहे टेबल की बात करें, चाहे वॉच की बात करें, चाहे पेन की बात करें, चाहे बैग की बात करें, कोई भी ऑब्जेक्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट जो भी आपके रूम में है, अगर आपको पूछा जाएगा उन सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स के बारे में, क्या आप उन ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हो इस अंधेरे में, क्या उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दे सकते हो कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, तो आपका जवाब यही होगा कि हमें पता नहीं है कि कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ पर पड़ा हुआ है, मुझे कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है। रीज़न आपका यही होगा, इस टाइम अंधेरा है तो अंधेरे में मुझे कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहे हैं। बट एट द सेम टाइम अगर मैं आपके रूम का जो बल्ब है वो ऑन कर लूँगा यानी स्विच ऑन कर लूँगा तो आपके रूम में रोशनी छा जाएगी, तो डेफिनेटली आप उसी टाइम बोल दोगे वो मेरा पेन पड़ा हुआ है, यहाँ पर मेरी बुक है, यहाँ पर मेरी वॉच है, यहाँ पर मेरा लैपटॉप है, वहाँ पर मेरा टेबल है, यानी आप हर एक ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हो। क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्यों हम दिन में हर एक ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं और रात में हम इन ऑब्जेक्ट्स को क्यों नहीं देख पाते हैं? दिन में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से हम इन सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं, इनके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, और रात में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से हम इन सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स को देख नहीं पाते हैं? अगर आपने गौर नहीं किया है, अगर इसके बारे में आपने जाना नहीं, आपको पता नहीं, तो आज आपको पता चलने वाला है ऐसा क्यों होता है, हम दिन में हर एक ऑब्जेक्ट को क्यों देख रहे हैं और रात में इन सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स को हम क्यों नहीं देख पाते हैं। आपको यहाँ आज पता चलने वाला है इन सवालों का जवाब। सपोज कर लो जब मैंने आपके रूम का जो लाइट है वो ऑन किया है तो पहली कंडीशन ये होगी, यहाँ से रेज निकलेंगी, जब ये ग्लो होगा आपका बल्ब जो है रूम का बल्ब वो ग्लो होगा, तो डिफरेंट डायरेक्शन में, हर एक डायरेक्शन में रेज निकलने वाली हैं। पहली बात मैं तो मान रहा हूँ जब बल्ब ग्लो हुआ है तो ग्लो होने की वजह से मुझे पहले रूम का जो ये बल्ब है ये दिखाई दे रहा है। अब मान लिया मैंने बल्ब ग्लो हुआ है, इसमें रोशनी आ गई है तो मुझे ये दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी भी मेरा क्वेश्चन ये है, अभी भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स आपके रूम में पड़े हुए हैं जिनमें अभी तक लाइट नहीं आई है, जो कि ग्लो नहीं हुए हैं, जिनमें अपनी कोई लाइट मौजूद नहीं है अभी, जिसकी वजह से मैं उनको देख सकता हूं, लेकिन वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स इसी वक्त मुझे दिखाई दे रहे हैं जिस वक्त मैंने स्विच ऑन किया है। इस बात को मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, ये ग्लो हुआ है, ग्लो होने के कारण इसको मैं देख सकता हूं, लेकिन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, पेन की बात करें, टेबल की बात करें, चेयर की बात करें, बुक की बात करें, जो जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स मुझे कैसे दिखाई दे रहे हैं? ये अभी तक ग्लो नहीं हुए हैं, फिर भी मुझे ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं। अगर आपको मालूम नहीं तो ये ऐसा होता है असल में। सपोज कर लो जब ये जो बल्ब है ग्लो हुआ है तो यहाँ से रे निकलेगी। पहली रे में बात कर रहा हूँ, ये इस ऑब्जेक्ट पे पड़ गई है, जब ये रे इस ऑब्जेक्ट पे इंसिडेंट होगी तो वहाँ से ये रिफ्लेक्ट होके जाएगी। इसकी जो रिफ्लेक्शन होगी ये समझ लो आपकी आँख तक चली आई है। जिस पॉइंट से ये लाइट जो है रिफ्लेक्ट करके आई है उसके बाद आपके आँख में चली जाती है। आपके आंख में एक पोर्शन होता है जिसको हम रेटिना कहते हैं, उस रेटिना पे इस पॉइंट की इमेज बन जाएगी, इस पॉइंट की इमेज बन जाएगी जिस पॉइंट से ये लाइट जो है रिफ्लेक्ट होके आई है।
बल्कि इतना ही नहीं, हज़ारों ऐसे रेज होंगे जो यहाँ से इस पर इंसिडेंट होंगे और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों में चली जाती हैं। फिर हर एक ऑब्जेक्ट जहाँ से रिफ्लेक्शन होगी, जिस पॉइंट से रिफ्लेक्शन होगी, उस पॉइंट की इमेज आपके रेटिना पर बनने वाली है। इतना ही नहीं, बल्कि जब आपके आई में जो रिफ्लेक्टेड रेज पहुंच जाएगी, वहां से ये कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में जब कन्वर्ट होगी, फिर आपके ब्रेन तक मैसेज जाएगी। फिर आपका ब्रेन जो है वो भी एक्टिव होता है, फिर वो भी मदद देता है इन चीज़ों को पहचानने में। इस ऑब्जेक्ट का कलर कैसा है, इस ऑब्जेक्ट की शेप कैसी है, वो आपका ब्रेन ही मदद देता है इसको पहचानने में, जब वो कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल की वजह से। हाँ, ये सही है, इमेज जो है वो रेटिना पर ही बन जाती है। उसकी इमेज हमेशा, ये जो रेटिना, इसकी इमेज जो हमेशा आपके रेटिना पर ही बन जाएगी, लेकिन आपका ब्रेन भी मदद देता है इसका पहचानने में कि शेप कैसा है, कलर कैसा है। ये सारा का सारा मदद आपका ब्रेन भी देता है, अगर रेटिना पे हर एक ऑब्जेक्ट की इमेज बन जाती है। तो इस तरह से हम हर एक ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। सपोज कर लो रात का अंधेरा है, जब रात का अंधेरा है तो फिर क्या होगा, लाइट नहीं होगी, इंसिडेंट रे नहीं होगी। जब इंसिडेंट रे ही नहीं होगी तो रिफ्लेक्शन भी नहीं होगी। जब रिफ्लेक्शन भी नहीं होगी तो हम किसी ऑब्जेक्ट को देख नहीं पाते हैं। यही वजह है हम रात के अंधेरे में किसी ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते हैं, क्योंकि वहाँ से कोई रिफ्लेक्शन ही नहीं होती है। और दिन में हर एक ऑब्जेक्ट को हम इसलिए पहचान लेते हैं, हर एक ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन, क्योंकि वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर लाइट आती है हमारी आई में, और जो रेटिना है, रेटिना पर उस पॉइंट की इमेज बन जाती है जहाँ से रिफ्लेक्ट होकर आई है। इस तरह से हम दिन में हर ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, हर एक ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, लेकिन नाइट में ऐसा नहीं होता है, अंधेरे में ऐसा नहीं होता है। इसलिए हम डिफरेंट टाइप ऑब्जेक्ट्स को, यानी इन सारे ऑब्जेक्ट्स को देख नहीं पाते हैं रात में। अब अगर हम बात करें डेफिनेशन की, तो हम डेफिनेशन इस तरह से लिखते हैं, लाइट जो है, लाइट इज एन electromagnetic wave having energy and produces sensation of vision। इस तरह से आप लिख सकते हो, लाइट जो है दिस एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्यों है? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी इंटरेक्शन होती रहती है, इसलिए हम कहते हैं लाइट जो है इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, लाइट जो है दिस एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो अब इस स्लाइड के बारे में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आपको बिल्कुल याद रखने हैं। नंबर फर्स्ट पॉइंट, लाइट इज ए ट्रांसवर्सल वेव। ट्रांसवर्सल वेव जो होती हैं इसमें दो टाइप्स होते हैं, एक तो होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव और दूसरी होती है ट्रांसवर्सल वेव। अगर हम वेव की बात करें तो सपोज कर लो दिस इज ए वेव, इस तरह से वेव, ये रही वेव। अगर मैं सपोज कर लो जहाँ जो है पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम जो हैं, जो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम है, अगर उन पार्टिकल्स की डायरेक्शन इस तरह से होगी, यानी वाइब्रेशन, इस ऑसिलेशन इस तरह से होगी, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव, लेफ्ट से राइट की तरफ वेव जा रही है। लेकिन अगर आप मीडियम देखोगे, पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, उनकी जो वाइब्रेशन होगी, उनकी जो ऑसिलेशन होगी, वो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव होती हैं। अगर इस तरह से हमें दिखाई दे रही है कहाँ पर, कहीं पर, तो उसको हम कहते हैं ट्रांसवर्सल वेव, जहां पर पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम की जो वाइब्रेशन है वो परपेंडिकुलर हो गए टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव। और दूसरा होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव वो होती है जहां पर पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम इस तरह से वाइब्रेट करेंगे, इस तरह से ऑसिलेशन करेंगे, यानी पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव, उसी डायरेक्शन में उसकी ऑसिलेशन होगी जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है, तो उसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव, जिसका इफेक्ट हमें लाइट में नहीं दिखाई दे रहा है, बल्कि ये वाला इफेक्ट हमें दिखाई दे रहा है। तो हम कहते हैं लाइट जो है दिस इज एन ट्रांसवर्सल वेव। नंबर सेकंड पॉइंट जो कि आपको याद रखना है, इट नीड्स नो मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। इट नीड्स नो मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपोगेशन, यानी इसको किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक जाने के लिए। यही वजह है, यानी ये वैक्यूम में भी चलती हैं, ये किसी मीडियम में भी चल सकती हैं।
यही वजह है सन से लेकर जब लाइट जो है ये अर्थ तक पहुंच जाती है, क्योंकि ये वैक्यूम में भी चलती हैं और ये मीडियम में भी चलती हैं, इसी वजह से लाइट जो है हमारे तक पहुंच जाती है सन से लेकर। इसको किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तीसरा पॉइंट जो है कि आपको याद रखना होगा, अगर आइसोट्रॉपिक मीडियम होगा फिर लाइट पास होगी इसमें। आइसोट्रॉपिक मीडियम वो होता है जहां पर हर एक पॉइंट की जो प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलेगी वो सेम होगी, यानी मीडियम की प्रॉपर्टी हर एक जगह सेम होगी, उसको हम कहते हैं आइसोट्रॉपिक मीडियम। अगर आइसोट्रॉपिक मीडियम होगा फिर लाइट पास होगी तो वो स्ट्रेट लाइन में जाती हैं, उसमें कोई डिविएशन कोई चेंज नहीं आती है। ये जो स्ट्रेट लाइन है ये दिखा रही है हमें मोशन ऑफ द लाइट, डायरेक्शन ऑफ द लाइट, इसको हम कहते हैं रे। स्ट्रेट लाइन को हम कहते हैं रे। ये जो रे है इसको हम कहते हैं रे। अगर एक से ज़्यादा रेज होगी, यानी इस तरह से अगर एक से ज़्यादा रे होगी तो उसको हम कहते हैं बीम। अगर ये रेज पैरेलल हो गए एक दूसरे से तो उसको हम कह देंगे पैरेलल बीम। लेकिन तीसरी कंडीशन ये है, अगर डिफरेंट डायरेक्शन से आकर इस पॉइंट पे सारी की सारी रेज कन्वर्ज होती हैं तो इसको हम कहते हैं कन्वर्जेंट बीम। इस तरह से अगर एक पॉइंट होगा यहाँ से डिफरेंट डायरेक्शन में रे निकलेगी तो उसको हम कहेंगे डाइवर्जेंट बीम। बीम इसलिए कहेंगे क्योंकि वहाँ पर एक से ज़्यादा रेज मौजूद हैं, इसलिए हम कहते हैं बीम। अगर पैरेलल होगी तो पैरेलल बीम, एक ही पॉइंट आ रही है हर एक डायरेक्शन से तो कहते हैं कि कन्वर्जेंट बीम। अगर डिफरेंट डायरेक्शन की तरफ जा रही हैं, एक पॉइंट से निकल रही हैं तो डाइवर्जेंट बीम। इनको आपको याद रखना है। अब अनदर पॉइंट जो कि आपको याद रखना है, नंबर फोर्थ पॉइंट, इन वैक्यूम की बात करें, वेलोसिटी है दैट इज 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड। अगर वैक्यूम की बात करें, दिस इज़ फॉर वैक्यूम ऑनली, यानी वैक्यूम जो है उसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है वो कांस्टेंट होती है। उसकी जो वेलोसिटी है दैट इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ये चलती है वैक्यूम में। लेकिन अगर दूसरे मीडियम में जो ट्रांसफ़र होगी यानी दूसरे मीडियम में जाएगी तो वहाँ पर वेलोसिटी चेंज हो सकती है, वो डिपेंड करेगा मीडियम पे किस तरह का मीडियम होगा। लेकिन यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ वैक्यूम की। वैक्यूम में हमेशा वेलोसिटी जो होती है वो कांस्टेंट होती है, 3 × 10⁸ मीटर रफ्तार, इस रफ्तार के साथ लाइट चलती है वैक्यूम में। अब डिपेंड करेगा जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो वहाँ से कुछ जो लाइट है या तो वो सारी की सारी लाइट ट्रांसमिट हो सकती है यानी ट्रांसफ़र हो सकती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम तक, या कुछ ऐसी लाइट होगी जो कि ऑब्जर्व होगी, या कुछ ऐसा भी होगा यानी सारी की सारी लाइट रिफ्लेक्ट होगी। वो डिपेंड करेगा मीडियम कैसा है। इस तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस हमें 3 मीडियम्स देखने को मिल रहे हैं। एक हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम वो मीडियम होता है जहां पर सारी की सारी लाइट एक मीडियम से दूसरी मीडियम तक चली जाती हैं, इसमें कोई भी चेंज नहीं आती, कोई रिफ्लेक्शन नहीं, कोई ऑब्जर्वेशन नहीं होती, सारी की सारी लाइट चली जाती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम तक, उसको हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम। दूसरा होता है ट्रांसल्यूसेंट मीडियम वो होता है जहां पर कुछ लाइट ऑब्जर्व होगी यानी सारी की सारी लाइट पास नहीं हो सकती है। यानी बटर पेपर की बात करें वहां पर आप देख सकते हो वहां सारी की सारी लाइट ट्रांसफर नहीं होती तो उसको हम कहते हैं ट्रांसल्यूसेंट। और तीसरी कंडीशन होती है ओपैक मीडियम वो मीडियम होता है जहां पर सारी की सारी लाइट रिफ्लेक्ट होकर आएगी, कोई भी लाइट पास नहीं हो सकती है, सारी की सारी लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होकर आएगी, उसको हम कहते हैं ओपैक मीडियम। जहां पर अगर हम बात करें पॉलिश्ड सरफेस की तो कोई मिरर लेको उसको पॉलिश लगा दो एक साइड, वहां पर जब आप लाइट फॉल करोगे तो वहां पर सारी की सारी लाइट रिफ्लेक्ट होगी, दूसरे डायरेक्शन में आपको दिखाई नहीं देगा, तो उसको हम कहते हैं ओपैक मीडियम। तो ये रहा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब इसके बाद बात कर लेते हैं हम कलर्स ऑफ द लाइट। अब हम कलर की बात करें, सो कलर्स ऑफ द वाइट लाइट की बात करें। वाइट लाइट क्या होती हैं? जो लाइट सन से आ रहे हैं, या ट्यूबलाइट की बात करें, ट्यूबलाइट को भी हम कहते हैं वाइट लाइट, या ये जो लाइट है सन से आ रहे हैं उसको हम कहते हैं वाइट लाइट। ये जो वाइट लाइट है इसमें 7 कलर्स मौजूद होते हैं, और वो जो 7 कलर्स हैं वो आपको इस तरह से याद रखने हैं। नंबर फर्स्ट VIBGYOO
ये वो 7 कलर्स हैं जो हमारे वाइट लाइट में मौजूद होते हैं। मैं ये भी कह दूंगा ये 7 कलर्स क्यों होते हैं वो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। ये जो 7 कलर्स हैं दैट इज़ वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ये वो 7 कलर्स हैं जो आपके वाइट लाइट में मौजूद होते हैं। ट्यूबलाइट की बात करें या सनलाइट की बात करें उसमें 7 कलर्स मौजूद होते हैं जो आप देख सकते हो प्रिज्म के थ्रू। प्रिज्म में आप देख सकते हो सारे रेनबो जब देखते हो तो वहाँ पर आपको नज़र आती होगी जो कलर्स डिफरेंट कलर्स होते हैं। तो इसमें 7 कलर्स मौजूद होते हैं। अब ये 7 कलर जो होते हैं ये क्यों होते हैं ये मैं आपको बताने वाला हूँ। सपोज कर लो ये वेव रही है हमारी वेव, ये जो वेव है इस तरह से ये रही वेव। ये जो पॉइंट है टॉप पॉइंट यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी कोई भी पॉइंट चूज कर लो, इसको हम कहते हैं क्रस्ट। अगर कंटिन्यूसली हम 2 क्रस्ट्स की बात करें, ये जो कंटिन्यूस 2 क्रस्ट्स हैं इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हम डिनोट कर रहे हैं लैम्डा से। इस लैम्डा को हम कहते हैं वेव लेंथ। यानी क्रस्ट से लेकर क्रस्ट तक कंटिन्यूसली जो 2 होगी, कंटिन्यूसली जो क्रस्ट और क्रस्ट होगा उनके बीच में जो सेपरेशन होगा, जो डिस्टेंस होगी उसको हम डिनोट करते हैं लैम्डा से। इट मीन्स ये जो लैम्डा है इसको हम कहते हैं वेव लेंथ, इसको हम कहते हैं वेव लेंथ। इस तरह से कोई भी क्रस्ट से क्रस्ट ले लो, ये रही वेव लेंथ, ये रही वेव लेंथ, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारी की सारी वेव लेंथ होती है। अब आप देख लो वायलेट कलर में अगर हम देख लेते हैं यहाँ पर वेव लेंथ जो है वो बहुत छोटी है, उसके बाद इंक्रीज होती है, उसके बाद फिर से इंक्रीज होती है, फिर से इंक्रीज होती है। इस तरह से रेड कलर में सबसे ज़्यादा वेव लेंथ हमें दिखाई दे रही है और सबसे कम वेव लेंथ हमें वायलेट कलर में देखने को मिल रही है। इसलिए हम कहते हैं यहाँ पर जो शॉर्ट वेव लेंथ और जिसको कहते हैं हम लॉन्ग वेव लेंथ, ये होती है लॉन्ग लेंथ वाली और ये होता है शॉर्ट। यानी यहाँ से इंक्रीज होती है वेव लेंथ वायलेट, उसके बाद इंक्रीज होगी इंडिगो में, फिर इंक्रीज होगी ब्लू में, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी जो वेव लेंथ है वो रेड कलर में हमें दिखाई दे रही है। उसके बाद बात आती है फ्रीक्वेंसी। ये जो है ये शॉर्ट हाई वाली फ्रीक्वेंसी है, हाई फ्रीक्वेंसी और ये वाले हैं लो फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड। एक सेकंड में कितनी ऑसिलेशन कर रहा है पार्टिकल, उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। सपोज कर लो यहाँ पर मैंने ये पार्टिकल रखा, अब इस पॉइंट में कितनी बार पार्टिकल पास होगा एक सेकंड में। जब ये ऑसिलेशन करेंगे इस तरह से, कितनी बार ऑसिलेशन करते समय कितनी बार पास होगा इस पॉइंट में, उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड, एक सेकंड में कितनी ऑसिलेशन होती है उसको हम कहते हैं ये जो फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर हमें हाई फ्रीक्वेंसी देखने को मिल रहे हैं। यानी वायलेट कलर जो है अगर इसमें शॉर्ट वेव लेंथ है बट फ्रीक्वेंसी जो है इसकी है वो सबसे ज़्यादा होती है हाई फ्रीक्वेंसी वाला। यहाँ पर कंटिन्यूसली ये जो पार्टिकल है वो वाइब्रेट करते रहते हैं, उसके बाद डिक्रीज होता रहता है। सबसे ज़्यादा लो फ्रीक्वेंसी हमें रेड कलर में दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर रेड कलर जो है इसमें लो फ्रीक्वेंसी देख रहे हैं, लेकिन लॉन्ग ये जो वेव लेंथ है वो लॉन्ग वेव लेंथ है। उसी लॉन्ग वेव लेंथ के कारण इसमें फ्रीक्वेंसी वो छोटी पड़ जाती हैं, वहाँ पर छोटी वेव लेंथ होती हैं। अब रेंज की बात करें तो वायलेट का जो रेंज है दैट इसका जो वेवलेंथ है दैट इज 4 × 10⁻⁻⁷ मीटर। उसके बाद इंडिगो में इंक्रीज होती है, ब्लू में इंक्रीज होना सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिल रही है 7 × 10⁻⁷ मीटर। यानी सबसे कम हमको वेवलेंथ देखने को मिल रहे हैं वायलेट कलर में, और सबसे ज़्यादा जो वेवलेंथ है वो रेड कलर में आपको देखने को मिलेगा 7 × 10⁻⁷। अब बात आती है इससे भी छोटी वेवलेंथ होगी और इससे भी बड़ी वेवलेंथ होगी। इससे छोटी वेवलेंथ जो है यानी 4 × 10⁻⁷ से लेकर इससे छोटी जो होगी वेवलेंथ उसको हम कहते हैं अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। जो इस तरफ होगी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, और इस तरह से रेड कलर से आगे जो वेवलेंथ होगी, जो फ्रीक्वेंसी होगी वो उससे भी ज़्यादा कम होगी और वेवलेंथ उससे ज़्यादा होगी। यानी 7 × 10⁻⁷ से भी ज़्यादा होगी वो वेवलेंथ, उसको हम कहते हैं इंफ्रारेड
इंफ्रारेड रेडिएशन। यहाँ पर हम कहते हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, इनको हम कहते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन, जिनकी जो वेव लेंथ है वो 7 × 10⁻⁷ से ज़्यादा होगी और यहाँ पर 4 × 10⁻⁷ से कम होगी। उनको हम कहेंगे अल्ट्रावायलेट, इनको हम कहेंगे इंफ्रारेड रेडिएशन। चाहे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की बात करें, इंफ्रारेड रेडिएशन की बात करें, ये वो पोर्शन होता है जो हमें विजिबल नहीं होता है, यानी जो हम देख नहीं सकते हैं। हमारे लिए जो पोर्शन विजिबल होता है ह्यूमन आई के लिए, वो हम खाली ये वाला पोर्शन देख सकते हो, यानी इस 4 × 10⁻⁷ मीटर से लेकर 7 × 10⁻⁷ तक आप देख सकते हो। इसके बीच में जितने भी कलर्स हैं वो आप देख सकते हो, 7 कलर्स हैं, ये 7 के 7 कलर्स हमें दिखाई दे रहे हैं। खाली ये वाला पोर्शन हमारे लिए विजिबल होता है। अगर बात करें अल्ट्रावायलेट की रेडिएशन या इंफ्रारेड रेडिएशन की बात करें, वो वाला जो पोर्शन है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए हमारा जो ह्यूमन है उसके लिए ये वाला पोर्शन विजिबल है, इसलिए हमें ये 7 कलर जो है देखने को मिल रहे हैं। दिस इज ओनली बिकॉज डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव लेंथ, हर एक कलर में डिफरेंट वेव लेंथ होती हैं और उसी अलग अलग वेव लेंथ के कारण के वजह से हमें अलग अलग कलर्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये था लिटिल बिट ऑफ इंट्रोडक्शन अबाउट लाइट।